नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे आज श्रीनगर में हो रही सर्वदलीय बैठक की। आपको बता दें कि श्रीनगर में आज सर्वदलीय बैठक हो रही है और चुनाव आयोग के फैसले के बाद इस बैठक को आज अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यहां पर यह देखने को मिल रही है कि सर्वदलीय बैठक में शिवसेना भी भाग लेती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चर्चाओं का बाजार है वो ये देखने को मिल रहा है कि शिवसेना ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा बनी और बैठक में जाकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार जो चुनाव विभाग ने फैसला लिया है उस पर आज बातचीत की जा रही है। और इसी के साथ श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक में शिवसेना के जम्मू कश्मीर प्रधान भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा ये जो सर्वदलीय बैठक है इसे बुलाया गया था और इसके बाद से बैठक में सबसे यहाँ पर दो हैरानगी की चीजें देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ शिवसेना ने इस बैठक में भाग लिया है तो वहीं पर दूसरी तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। तो दो तस्वीरें सामने आ रही हैं और खासकर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस के रमन भल्ला यहाँ पर मौजूद है और ओमर अब्दुल्ला वहाँ मौजूद है और बड़े बड़े दिग्गज नेता इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद है जहाँ पर चुनाव विभाग की नीतियों के बारे में चर्चा की जा रही है। और श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक की वजह से शिवसेना का जो भाग लिया गया है इस बैठक में उसकी वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बैठक को बुलाया था जिसमें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने किनारा कर लिया है और यहाँ पर कांग्रेस इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्टीकरण के बाद से उसके बाद इस बैठक का क्या कुछ मतलब बनता है, क्योंकि अगर मतदाता सूची को लेकर एक पुनरीक्षण किया गया, उसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया और इलेक्शन कमीशन द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसके बाद ये बैठक की जा रही है। तो चलिए आइए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो सनम से जानते हैं। सनम, आपसे पहले यहाँ पर एक सवाल जानना चाहेंगे। देखिए, शिवसेना ने जहाँ पर इस बैठक में हिस्सा बनी है शिवसेना, तो वहीं पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल हमें देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकली बहुत सी पार्टीज हैं जो कि सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बन रही हैं और कुछ पार्टीज जिनका अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो इसे समर्थन करेंगी वो इससे किनारा करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, हमें पहले ही अंदाजा था कि सजाद गरीलोन की पीपल्स पार्टी और अपनी पार्टी, ये दोनों गुपकार अलायंस, चूंकि गुपकार अलायंस है, आल पार्टी जो बैठक है इसकी अध्यक्षता जो है फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, तो साफ जाहिर था इन दोनों का वहां पे जाना नहीं था। लेकिन परसों एक प्रेशर बिल्ड हुआ था। अपनी पार्टी के अंदर भी एक बड़ी लीडरशिप जो उनकी है, जो खासतौर पे जो वो लीडरशिप जो पीडीपी से निकल के अपनी पार्टी में आई है, वो परसों बड़े सीरियस थे उनके और यूं लग रहा था कि अगर ये अपनी पार्टी जो है ये इस आल पार्टीज मीटिंग में नहीं गए तो फिर कहीं न कहीं अपनी पार्टी में दोफाड़ भी हो सकता है। ये कुछ इस तरह का अनुमान था। वो लीडर बता रहे थे कि हमें जाना चाहिए, हमारे पास ये मौका है, हमारे पास वो बी टीम का जो टैग लगा हुआ है वो खत्म होने में इससे सपोर्ट मिलेगा। और यही सिचुएशन जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा दड़ा जो है वो भी जाने की बात कर रहा था और बता रहे थे कि सजाद को इसमें जाना चाहिए, सजाद को इस आल पार्टी, लेकिन ना जाके आज जहां अपनी पार्टी ने बता दिया, उन्हें साफ कर दिया कि हम तो सेटिस्फाई हैं, सारे जो वजीर आज़म ने उन्हें आश्वासन दिया है गृह मंत्री से, लेकिन सजाद ने बड़े तेवर दिखाए और उसने बताया कि वो दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, कश्मीर में शिवसेना का कोई सदस्य आना और कश्मीर में आल पार्टीज मीटिंग में बैठक में हिस्सा करना, ये बड़ी बात है। ये अब तक की जो हिस्ट्री है बहुत बदली हुई है हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। और आज के इनके जाने पे बहुत से सवाल उठे। एक तो फारूक अब्दुल्ला ने शिवसेना को फोन किया है, जिस तरह उन्होंने बताया, जो प्रतिनिधि थे शिवसेना के जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे उन्होंने बताया कि हाँ जी हमें फारूक अब्दुल्ला ने फोन किया है। तो एक फारूक अब्दुल्ला की कॉल और शिवसेना को बुलाया, दूसरा शिवसेना का आना। और हम अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करते हैं इस चीज पे, तो शिवसेना का इस आल पार्टीज में आना, ये जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो पिछले दिनों वहां पे जो सरकार चेंज हुई है, उस सरकार चेंज में जो बीजेपी का रोल और योगदान रहा है, उसी का बदला लेने की शायद बीजेपी कोशिश करी है। और दूसरी बड़ी बात जो हमने पूछा
हमने कश्मीर के मुसलमानों से भी बात की, कश्मीर के पंडित बरादरी से भी बात की, कुछ जम्मू के लोगों से भी बात की, और फिर एक तरह से कंफ्यूजन सा है इस जो वोटिंग लिस्ट का, जो कंफ्यूजन है, जो नए 20 से 25 लाख लोग जो इंक्लूड करने की बात है। सरकार ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने परसों जो कुछ स्टेट जो एडवर्टाइज जारी किया उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई साफ दिख नहीं रहा है कि क्या सरकार कहना चाहती है, क्या ये 20 से 25 लाख इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, ये उसमें साफ नहीं है। दूसरी बड़ी बात उसमें ये निकल के आ रही है कि मैं कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत कम जानकारी है, वही जो ऊपर से पढ़ा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल जानने के लिए मैंने जो कुछ लीगल एक्सपर्ट्स थे उनसे बात की। उनका सबका मानना है कि ये हड़बड़ी में कोई आए और यहाँ पे अपना नाम दर्ज करा ले और वोटर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका दो कारण है। एक तो है कि जहां से पहले किसी को वोट है वहां से वो खत्म करना, उसके बाद दूसरी जगह वोट अपना दर्ज कराना, उसमें एक टाइम फ्रेम होता है, समय होता है, ये निर्दय समय जो है फिक्स्ड टाइम होता है कि 3 साल 2 साल ये फिक्स रहता है एक जगह से दूसरी जगह। और पहला जब रिजेक्ट हो उसके 3 साल के बाद, और दूसरा जो जिस जगह पे कोई अपना वोट इंक्लूड करा रहा है तो उसका वहां पे वो कितने साल, कम से कम जो है 10-12 साल उसका वहां पे जो पॉलिटिकल ये जो है वो कहते हैं कि उसका पहले एक प्रूफ होना चाहिए कि जहां पे वो वोट अपना दर्ज करा रहा है उसके बाद 10-12 साल की रेजिडेंस होनी चाहिए, तभी वो वोट दर्ज करा सकता है। अब यहाँ पे दूसरी बात है, एक आदमी ने यहाँ पे वोट डाला अपना कश्मीर, सपोज मैं कश्मीरी हूँ, मैंने कश्मीर में वोट डाला और उसके बाद कल पंजाब में इलेक्शन है तो मैं यहाँ का वोट कैंसिल कराया, चला गया पंजाब, वहां 100 रुपया दे के वोट दर्ज कराया तो वहां पे डाल दिया, इसके बाद अगले टाइम हिमाचल में तो हिमाचल चला गया। तो ये चीज नहीं है, इसीलिए इस यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या आम कश्मीर का आदमी जो है वो इस हड़बड़ी के फैसले पर बड़ी उंगली उठा रहा है और पूछता है कि सरकार साफ करे, बताए कि कौन कितना यहाँ पे रहना चाहिए। और फिर जो सर्विस वोटर्स होते हैं वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है कि सर्विस वोटर जिस स्टेट का होगा वहीं के लिए, वहीं पे नहीं बल्कि वहीं के लिए वोट डाल सकता है, ना कि दूसरी के लिए। विधानसभा की जब बात आती है तो इस चीज को लेकर कश्मीर में जो ऑल पार्टीज मीटिंग है ये हो रही है और इसमें देखने हमें शाम तक क्या कुछ निकल के आते हैं। अभी तक माना यही जा रहा है कि सबका, अभी तक जो बाहर जो लोग आ रहे थे जब उनसे बात हुई तो सबका यही मानना था कि ये जो है ये सरकार के कानून में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बना उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे जो लीडरान है उनका मानना था कि जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस कानून को उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। पल्लवी बिल्कुल सनम, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, अगर किसी को नया वोटर जो है वो किसी स्टेट में रखा जाता है तो इलेक्शन कमीशन द्वारा जब इसको लेकर पूरा एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट भी किया, तो अब ये जो सर्वदलीय बैठक हो रही है तो इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाना ये कितने हद तक सही है? देखिए, सबसे पहले खुद इलेक्शन कमिश्नर बताता है कि 20 से 25 लाख वोटर्स जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, तो ये साफ जाहिर है पिछले 4 सालों में यहाँ 25 लाख की जनगणना नहीं बढ़ी है कि यहाँ पे ये नए लोग वोट इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी नहीं है, ये एक नया फिर तो पॉपुलेशन बम बन रहा है यहाँ पे, जो 25 लाख लोग 4 सालों में नए हो जाते हैं, दैट मीन्स ये नए होना होगा, ये बालग हो जाते हैं, 18 साल ऊपर जाते हैं, तो फिर तो पॉपुलेशन बम है। तो पहला सवाल ये है कि उस पर भी बात हो जाती है, शुरू हो जाती है, 20 से 25 लाख लोग सिर्फ 4 सालों में कहां हो गए। दूसरी बड़ी बात यह आ जाती है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें उन्होंने साफ किया कि जो एम्प्लॉय यहाँ पे होगा, बिजनेसमैन होगा, कोई रेंट पे होगा, कोई वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। फिर इंफॉर्मेशन एक एडवर्टाइज दिया, उसके लिए बाकायदा तौर पे, चूंकि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने तौर पर सब कुछ करता है। तो उस चीज का काउंटर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया है, यानी जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने किया है। तो इलेक्शन कमिश्नर को काउंटर जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर अलग है, उसको कंट्रोल सरकार का कुछ नहीं है। तो ये जो साफ करना है ये इलेक्शन कमिश्नर को साफ करना है, वो बताएगा कि कितने लोग हैं। क्योंकि कल अगर आज लोग बताते कि ठीक है सरकार ने साफ कर दिया, लेकिन कल इलेक्शन कमिश्नर बता सकता है कि भाई ये कौन होते हैं, सरकार कौन होती है इलेक्शन कमिश्नर के मामलात में या इलेक्शन मामलात में, इलेक्शन कमीशन के मामलात में दखल देने की। तो ये कल फिर दोबारा एक बवाल बन जाएगा। तो इस वक्त जो पोलिटिकल पार्टी जहां बात कर रही है वो कहती है कि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो आजाद है, सरकार को उस पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल है नहीं, वो साफ करे, बाद में देखा जाएगा क्या कुछ होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम तमाम जानकारी देने के लिए।
बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज। और वहीं पर आज सर्वदलीय बैठक को लेकर सनम ने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज नेता इस सर्वदलीय बैठक में शामिल है, जहां पर शिवसेना इस पूरी बैठक का हिस्सा है। तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस पूरी बैठक से किनारा करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब कश्मीर के बाद जम्मू की तरफ रुख करते हैं और चुनाव विभाग के स्पष्टीकरण के बाद भाजपा की जम्मू में बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है और इसी के साथ भाजपा के विपक्ष पर यहाँ पर लोगों को गुमराह करने का जो आरोप है वो भाजपा ने विपक्ष पर लगाया है और उनका साफ कहना है कि माहौल को बिगाड़ने के जो नए नए पैंतरे हैं वो अपनाए जा रहे हैं और ये दोषी जो है विपक्ष है इसको लेकर, और लोगों को गुमराह करने का काम विपक्ष यहाँ पर कर रही है, जिसको लेकर आज भाजपा ने जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया है। और भाजपा की जम्मू की इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, किन मुद्दों पर बात की जाएगी, क्योंकि विपक्ष अगर माहौल खराब करने की बात कर रहा है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हाईलाइट किया जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं पर तमाम जानकारी हमारे साथ देते हुए यहाँ पर पूर्व डिप्यूटी सीएम नजर आ रहे हैं। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि कविंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कश्मीर की मीटिंग लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका वो अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करके इन चीज़ों को क्लैरिटी दी है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ के लगभग है। पिछले 8 सालों से यहाँ नए वोटर्स नहीं बने हैं। उस हिसाब से हम खुद हिसाब लगा सकते हैं कि 15% वोट भी बड़े होंगे तो वो संख्या लगभग 17 से 18 लाख, जो लोग उस वक्त 10 साल के थे आज वो 18 साल के हैं, इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला के समय रीसेटलमेंट बिल ला करके पाकिस्तानियों को यहाँ लाने का प्रयास किया था। हमने उसको सफल नहीं होने दिया, लेकिन ये अपने ही जो 70 साल गुमराह रहे, चाहे वो गोरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, ये नहीं चाहते कि उनको अधिकार मिले। कांग्रेस और पीडीपी का कहना है कि बाहरी राज्य से कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस क्या कहती है उस पर उसी तरह से अपनी टिप्पणी देंगे। तो देखा हमने कि कविंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले पर लेकर क्या कुछ कहा, लेकिन वहीं पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहाँ जुड़ चुकी है। तो रितिका से जानते हैं कि इस बैठक में कौन कौन से भाजपा के जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं। आपसे रितिका पहले ये जानना चाहेंगे कि भाजपा की आज यहाँ पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है जम्मू में, तो कौन कौन से नेता यहाँ शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं? जी तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक का भाग बने हैं, जो आज के राजनीतिक मुद्दों को लेकर खास तौर पे बात करने वाले। जी, वहीं पर रितिका आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधती हुई विपक्ष नजर आ रही है और विपक्ष का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के निशाने पर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन एक डिफरेंट बॉडी है और वहीं पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो सरकार है वो एक डिफरेंट बॉडीज है। दोनों में बहुत फर्क है, किसी के भी डिसीजन को कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से विपक्ष कोशिश कर रही है तंज कसने की और ये कहने की कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये पूरा भाजपा का फैसला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी तरह से जो निर्णय लिया गया जी राजनीतिक दलों का सियासी हलचल मच गई, जिसकी तरफ से आपको निशाना साधा गया बीजेपी की तरफ कि कहीं ना कहीं इनके फेवर में ये फैसला किया गया। वहीं पे बीजेपी के नेताओं की तरफ 8 साल से चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो नए नाम घोषित होने थे वो नहीं हुए थे, जिसके चलते काफी लोग हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में नहीं मिला है और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्णय बाहर निकाल के रखा गया। तो आज की बैठक में प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हो रही है और कुछ ही देर में तमाम जो नेता है वो यहाँ पे मीडिया के सामने आके अपनी तमाम वार्तालाप का जो वर्णन है वो करेंगे। बिल्कुल, आपसे एक आखिरी सवाल रितिका ये रहेगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो नए नए पैंतरे अपना रही है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो क्लैरिफिकेशन, क्या इस पूरी बैठक के बाद भाजपा द्वारा कोई क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा या आखिरकार ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है इसके पीछे क्या कुछ मकसद है, क्योंकि लोगों में भी कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है वो बनी हुई है। ये बात निकल के बाहर आई और 25 लाख के करीब न्यू वोटर्स के बढ़ने की बात, ये सब से
आम जनता में भी कंफ्यूजन बनी है, राजनीतिक दलों में भी जो एक अजीब सी हलचल का माहौल है वो बना हुआ है। तो इसी के चलते आज भाजपा की तरफ से अंदर जो बैठक में बातचीत हुई है, वो बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि असल में किन मुद्दों को लेकर वो बातचीत अंदर उनकी तरफ से की गई है। पर आपको बता दें कि मीटिंग शुरू होने से पहले यही कहा गया था कि राजनीतिक जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके आज वोट फरमाया जाएगा और उन्हीं पे बातचीत जो है बहुत होने वाली। और विपक्ष की तरफ से जितने भी तंज करते जाते हैं, जितने भी बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, तमाम जवाब सब लोगों के सामने होंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितिका तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका, और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि भाजपा की जो बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें कि तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात की जा रही है और ये साफ कहा जा रहा है कि विपक्ष पूरे तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं और कल एक ऐसा मामला सांबा से सामने आया था जहां पर एक छात्रा जो कि घर से पढ़ने के लिए निकली थी और उसका शव लुधियाना से बरामद हुआ था, और वहीं पर इसके बाद से परिजनों ने शव को साथ लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे को बंद कर दिया है। और परिजनों का साफ कहना है कि इसको लेकर पुलिस प्रशासन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को बिठाया जाए कि आखिरकार ये जो छात्रा का शव मिला है ये लुधियाना से कैसे मिला। और डीसी सांबा के आश्वासन पर अंतिम संस्कार करने को अब जो परिजन है वो राजी हुए हैं और उनका कहना है कि अगर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है तो ही जाकर वो अपनी जो छात्रा है, जो उनके घर की बेटी है, उसका अंतिम संस्कार करेंगे। और वहीं पर अब जब डीसी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आगे जाकर आश्वासन दिया गया तो जाकर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने को जो हामी है वो भरी है। लेकिन प्रदर्शन किया जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। और ये मामला जब कल सामने आया तो उसके बाद से खासकर बात करें सांबा की, तो सांबा में देखने को ये मिल रहा था कि बहुत से जो रोष था वो लोगों में था, क्योंकि छात्रा जो कि घर से पढ़ने के लिए निकली उसका शव लुधियाना से बरामद किया गया। इसके बाद से एक डर का माहौल भी बना और कारण क्या कुछ है इसके लिए लगातार मांग उठ रही है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और जम्मू पठानकोट हाईवे को बंद करके ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि घर वालों का साफ कहना है कि इसके पीछे क्या कुछ कारण है और इन्वेस्टिगेशन इस पर होनी चाहिए कि आखिरकार ये लड़की लुधियाना कैसे पहुंची और वहां जाकर जो शव है वो बरामद कैसे हुआ। और ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा था